हेलो एवरीवन। तो आज हम इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो आज है 12 अक्टूबर 2025 संडे। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा कुछ लाइनें कही गई थी। तो चलिए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ है, नॉर्थ कोरिया डिस्प्लेज न्यू लॉन्ग रेंज मिसाइल एट मिलिट्री परेड सेलिब्रेटिंग किम जोंग उन। यानी कि जो नॉर्थ कोरिया है उसने एक न्यू लॉन्ग रेंज मिसाइल को है वो प्रदर्शित किया है। वो भी किंग जोंग उन के किंग ओंग जोन के सेलिब्रेशन के टाइम पर परेड के द्वारा, यानी कि वहाँ पर परेड की गई थी, उनका सेलिब्रेशन किया गया था। ये किम जोंग उन जो है वो नॉर्थ कोरिया के काफ़ी बड़े सर्वोच्च नेता हैं। देखते हैं इस खबर के बारे में। परेड के मुख्य बिंदुओं के बारे में देखें तो प्रदर्शित हथियार इसमें हवासोंग 20 के अलावा हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, क्रूज मिसाइलें, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, सुसाइड ड्रोन लॉन्चर, नए टैंक जैसे चोनाम 20 और आर्टिलरी सिस्टम दिखाए गए थे। परेड में सैनिकों ने बारिश में भी कदम ताल करते हुए मार्च किया, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया सैनिकों को भी सम्मानित किया गया था। किम जोंग उनका भाषण की अगर हम बात करें तो किम ने कहा था उनकी सेना को सभी खतरों को नष्ट करने वाली अजय शक्ति बनना चाहिए। उन्होंने अमेरिका या दक्षिण कोरिया का सीधा उल्लेख नहीं किया, लेकिन परेड को पश्चिमी नेतृत्व के खिलाफ एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा विदेशी मेहमान की बात करें तो यह परेड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें चीन के जो प्रधानमंत्री हैं ली क्यांग, रूस के सिक्योरिटी काउंसिल डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव और वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी जनरल सेक्रेटरी तो लाम जैसे वरिष्ठ नेता इसके अंतर्गत शामिल हुए थे। और ये चीन और रूस के साथ उत्तर कोरिया के गहराते सैन्य संबंधों को दर्शाता है, खासकर रूस को यूक्रेन युद्ध में हथियार और सैनिकों की आपूर्ति के बाद। हवासोंग 20 जो है काफ़ी बड़ी मिसाइल है, जो कि इससे पहले भी हवासोंग 20 से पहले हवासोंग 18 वगैरह ये सारी मिसाइल लॉन्च की गई थी, लेकिन हवासोंग 20 की खास बात है सबसे ज़्यादा बड़ी है। यानी कि पहले वाली जो मिसाइलें थी हवासोंग 18 वगैरह, तो उनसे सबसे ज़्यादा बड़ी है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो प्रकार में ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM का ये प्रकार की मिसाइल है। और ये मिसाइल लंबी दूरी की है, जिसे विशेष रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी रेंज संभवतः 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इसे अमेरिका के मुख्य भूभाग जैसे वाशिंगटन DC या न्यूयॉर्क तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मल्टीपल वॉरहेड्स की यानी MIRV की, तो हवासोंग 20 को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स MIRVs ले जाने की क्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि एक साथ कई परमाणु हथियार अपने साथ ले जा सकती है, जिससे क्या होगा, क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारे परमाणु हथियार एक साथ लेकर के जाएगी और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाएगी, तो एक साथ जो है वो दुश्मन को हराने में आसानी होगी। यानी कि एक बार में जो है कई बार दुश्मनों को जो है हराया जा सकता है इसके द्वारा। और ये तकनीक मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे अमेरिका की थार्ड या एगिस को चमका देने में सक्षम हो सकती है। इसके अलावा ईंधन की बात करें तो यह मिसाइल संभवतः ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल तकनीक पर आधारित है। ठोस ईंधन वाली मिसाइलें तरल ईंधन लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तुलना में तेज़ी से लॉन्च की जा सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, यानी कि एक प्रकार की ठोस मिसाइल है और इसमें ठोस मिसाइलों में होता क्या है कि एकदम तेज़ी से लॉन्च हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि लॉन्च से पहले ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं होती और ये उत्तर कोरिया को आश्चर्यजनक हमले की क्षमता देता है। और ठोस ईंधन मिसाइलें जो होती हैं वो स्टोर करना, रखरखाव करना भी आसान होता है। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी विशेषताएं हैं। आयाम और डिज़ाइन की बात करें तो परेड में दिखाई गई हवासोंग 20 का आकार हवासोंग 17 और हवासोंग 18 से बड़ा प्रतीत होता है, जो इसे उत्तर कोरिया की अब तक की सबसे बड़ी ICBM बनाता है। इसे 11 एक्सल ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर TEL पर ले जाया गया, जो इसके विशाल आकार और वजन को दर्शाता है। इसके अलावा परमाणु दक्षता की बात करें तो उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि ये मिसाइल उनके उन्नत न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम का हिस्सा है। यह संभवतः 100 किलोटन से अधिक शक्ति वाले परमाणु हथियार ले जा सकती है, जो हिरोशिमा बम 15 किलोटन से कई गुना शक्तिशाली है।
मिसाइल के रणनीतिक महत्व की बात करें तो वैश्विक निशाना इसके अंदर क्षमता है और परमाणु प्रतिरोध की इसके अंतर्गत क्षमता है, यानी कि लंबी रेंज इसके अंतर्गत है, यानी कि काफ़ी एक लंबी रेंज ये तय कर सकती है। वासोंग 20 की अनुमानित रेंज जो है वो 10,000 से 15,000 किलोमीटर है, जो इसे अमेरिका के मुख्य भूभाग जैसे वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। यह उत्तर कोरिया को वैश्विक स्तर पर परमाणु हमले की धमकी देने की क्षमता प्रदान करता है। परमाणु हथियार वितरण की बात करें तो मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स MIRVs ले जाने में सक्षम है, यानी ये एक साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है जो अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। यह उत्तर कोरिया को एक मजबूत परमाणु प्रतिरोध प्रदान करता है, जिससे वह पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका पर दबाव बना सकता है, यानी कि एक तरीके से ये जो है आसपास के जितने भी देश हैं, आसपास के जो पश्चिमी देश हैं जिनसे खतरा है, तो उन पर भी दबाव बना सकता है इस मिसाइल की वजह से। और मिसाइल के रणनीतिक महत्व की बात करें तो मिसाइल रक्षा प्रणाली को जो चुनौती है MIRV तकनीक के माध्यम से, यानी कि हवासोंग 20 की MIRV क्षमता मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे कि अमेरिका की थार्ड और एगिस या फिर GMD के लिए एक बड़ी चुनौती है। और एक मिसाइल से कई वॉरहेड्स छोड़े जाने से रक्षा प्रणालियों को सभी लक्ष्यों को रोकना मुश्किल हो जाता है। ठोस ईंधन की बात करें तो मिसाइल संभवतः ठोस ईंधन पर आधारित है, जो इसे तेजी से लॉन्च करने में सक्षम बनाता है। तरल ईंधन मिसाइलों की तुलना में ठोस ईंधन मिसाइलों को लॉन्च से पहले तैयारी में कम समय लगता है, जिससे दुश्मन को जवाबी कार्रवाई का समय मिलता है। और ये उत्तर कोरिया को आश्चर्यजनक हमले की क्षमता की मतलब एक तरीके से क्षमता देता है, ताकि अचानक से जो है वो कहीं पर भी और एक आश्चर्यजनक एक सोचने वाला जो है वो हमला कर सकती है। हाइपरसोनिक और चमका देने की क्षमता की बात करें तो हवासोंग 20 में उन्नत तकनीकों जैसे हाइपरसोनिक गति या मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स की संभावना है, जो इसे मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चमका देने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव में वृद्धि हो सकती है, यानी कि अमेरिका और सहयोगियों पर एक तरीके से दबाव है। हवासोंग 20 का प्रदर्शन दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। यह मिसाइल उत्तर कोरिया को पहले हमला या जवाबी हमले की क्षमता को दर्शाती है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की अनदेखी की अगर हम बात करें तो उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदों के प्रतिबंधों के बावजूद मिसाइल और परमाणु हथियार विकास जारी रखा है। हवासोंग 20 का प्रदर्शन इन प्रतिबंधों के प्रति उत्तर कोरिया की अवहेलना को दर्शाता है, जिससे वैश्विक कूटनीति और प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की बात करें तो मिसाइल दक्षिण कोरिया और जापान की सैन्य क्षमताओं के मुकाबले उत्तर कोरिया की स्थिति को मजबूत करता है। इससे क्या होगा कि जो दक्षिण कोरिया और जापान है उनको अपनी रक्षा प्रणालियों को और मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, यानी कि ये एक तरीके से जो सैन्य क्षमता है उसको भी मजबूत करता है। और चीन और रूस के साथ गठजोड़ की बात करें तो रणनीतिक गठबंधन में परेड में चीन के प्रधानमंत्री ली क़ियांग और रूस के दमित्री मेदवेदेव की मौजूदगी उत्तर कोरिया के इन देशों के साथ बढ़ते सैन्य और राजनयिक संबंधों को दर्शाती है। हवासोंग 20 का विकास संभवतः रूस या चीन से तकनीकी सहायता के बिना संभव नहीं था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रूस और समर्थन की बात करें तो उत्तर कोरिया द्वारा रूस को यूक्रेन युद्ध में हथियार और सैनिकों की आपूर्ति ने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को गहरा किया है। हवासोंग 20 का प्रदर्शन रूस के लिए भी एक संदेश हो सकता है कि उत्तर कोरिया एक विश्वसनीय सैन्य साझेदार है। चीन के प्रभाव की बात करें तो चीन उत्तर कोरिया को आर्थिक और राजनीतिक समर्थन देता रहा है, और इस मिसाइल के प्रदर्शन से चीन को संदेश मिलता है कि उत्तर कोरिया क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा आंतरिक और प्रचारात्मक महत्व की बात करें तो किम जोंग उन की छवि इसमें दिखाई देती है कि हवासोंग 20 का प्रदर्शन किम जोंग उन की घरेलू छवि को मजबूत करता है। यह उत्तर कोरिया की जनता को ये संदेश देता है कि उनका नेतृत्व देश के बाहरी खतरों से बचा सकता है और तकनीकी रूप से उन्नत है। इसके अलावा राष्ट्रीय गौरव की बात करें तो वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर इस मिसाइल का प्रदर्शन उत्तर कोरिया की जनता में राष्ट्रीय गौरव और को बढ़ावा देता है। इसके अलावा कूटनीतिक दबाव की बात करें तो मिसाइल कूटनीतिक वार्ताओं में
उत्तर कोरिया की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाती है। भविष्य में परमाणु निरस्त्रीकरण या प्रतिबंध हटाने की वार्ताओं में उत्तर कोरिया इसका इस्तेमाल एक दबाव बिंदु के रूप में कर सकता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन कोरिया लॉन्च ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज फॉर कंकरेन ऑफ द नॉर्थ कोरिया, यानी कि जो कोरिया है उसने भी फ़िलहाल में एक डेवलपमेंट किया है, रिसेंट में एक डेवलपमेंट किया है, यानी कि अभी जो फ़िलहाल में एक डेवलपमेंट हुआ है एक नॉर्थ कोरिया में। तो इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा Hwasong 17। इसके अलावा विच रेफरेंस टू अग्नि 4th मिसाइल जो थी फ़िलहाल में रेफरेंस में थी, यानी कि अग्नि 4th मिसाइल थी अभी फ़िलहाल में रेफरेंस में थी। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है। इन द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि जो मध्य रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि MRB है उसके साथ रेंज ऑफ 4000 किलोमीटर। इट इज़ अ 2-stage सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो। ए है ओनली 1, 2 है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नाइदर 1 और 2, नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि इसमें से सही जवाब देना है तो इसका जो सही आंसर होगा बोथ 1 and 2, यानी कि इसमें दोनों जो आंसर हैं वो सही हैं। यानी कि इसमें जो मिसाइल है MRBM वो उसकी जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर है। और इसके अलावा जो 2-stage सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल इसकी ये है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अगली खबर की बात करें तो अगली खबर जो है वो 44% डीप इन इंडियाज स्टूडेंट्स अराइवल इन US ओवर लास्ट ईयर शार्प सिन कोविड, यानी कि कोविड के समय की मतलब डेटा देता है। इसके आंकड़ों की बात करें तो अगस्त 2025 में भारतीय छात्रों के आगमन 41,540 पिछले साल के 74,825 से 44.5% कम हुए हैं। जुलाई की बात करें, जुलाई 2025 में 40.4% की इसमें गिरावट आई और कुल अंतर्राष्ट्रीय आगमन 3.1 लाख पिछले साल के 3.87 लाख से 19% कम हुए, जो एक दशक में सबसे कम है। कोविड वर्षों को छोड़कर एशियाई देशों से कुल आगमन जो है वो 24% की कमी हुई है और जिसमें कि भारत का योगदान सबसे बड़ा है। यानी कि इसमें आखिर गिरावट क्यों आई है कि ये जो मतलब कॉलेज है स्टूडेंट्स जो US में अराइवल किए हैं, अराइवल इन US ओवर लास्ट ईयर, यानी कि जो पिछले साल US में जो स्टूडेंट्स का जो अराइवल हुआ है वहाँ पर जो गए हैं कोविड के टाइम पर, तो उसका ये आंकड़ा है। आखिर इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिली है? तो वीज़ा में देरी हुई है और सख्त नियम की वजह से, यानी कि ट्रंप प्रशासन के तहत वीज़ा प्रक्रिया में देरी हुई है। सोशल मीडिया जांच और अधिक अस्वीकृतियां जो है इसके अंतर्गत थीं। और जुलाई 2025 में नए वीज़ा नियमों ने अफ्रीकी और मध्य पूर्वी छात्रों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। इसके अलावा उच्च लागत और अनिश्चितता, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसमें लागत है और अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिका शिक्षा की बढ़ती फीस औसतन $30,000 से लेकर के $50,000 प्रति वर्ष इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई फीस है ये। और पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी जैसे OPT प्रोग्राम में अनिश्चितता है और राजनीतिक माहौल इसमें बना हुआ है। इसके अलावा वैकल्पिक गंतव्य भी इसके कुछ कारण हैं इसकी गिरावट के। छात्र अब कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों की ओर रुख कर रहे हैं, वहाँ जहाँ वीज़ा प्रक्रिया आसान और जब जॉब प्रोस्पेक्टस बेहतर हैं। उदाहरण के लिए जो लेवरेज एजुकेशन है जैसे कि प्लेटफॉर्म्स पर US आवेदन में कमी देखी गई है। यानी कि पहले जो लोग US में बहुत ज़्यादा अपने मतलब पढ़ाई करने के लिए जाते थे, वहाँ पर अपनी स्टडी के लिए जाते थे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो एक तो वीज़ा में वहाँ पर देरी होती है इस वजह से, और ऊपर से जो वहाँ की फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितताएँ वहाँ पर हैं। और तीसरी चीज़ है वहाँ पर एक तरीके की जो मतलब राजनीति है वो बनी हुई है, राजनीतिक मुद्दे यहाँ पर राजनीतिक माहौल वहाँ पर बना हुआ है। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अब US ना जा कर के UK में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी इन देशों में जाना शुरू कर दिया है। उनकी तरफ वहाँ पर जो मतलब एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने जाना शुरू कर दिया है।
अब ये आखिर जो इतनी गिरावट आई है वहाँ पर वहाँ की पर जो वीज़ा काफ़ी हार्ड हुआ है, वीज़ा जो मतलब वीज़ा जो है कराना काफ़ी एक मुश्किल हुआ है, तो इससे भारत पर आखिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? एक तो शिक्षा और मानव पूंजी विकास पर इसका प्रभाव पड़ेगा। गुणवत्ता शिक्षा तक पहुँच में कमी होगी, यानी कि अमेरिका का उच्च शिक्षा का प्रमुख गंतव्य था। यानी कि अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा अच्छी शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी, जहाँ की जो 2024 से 25 में 3.3 लाख भारतीय छात्र नामांकित थे। कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की जो संख्या है वो 29% है, और गिरावट से छात्रों को वैकल्पिक देशों कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की ओर रुख करना पड़ रहा है, जहां वीज़ा आसान है लेकिन लागत और अवसर सीमित है। जर्मनी में आवेदन की बात करें तो 32.6% बढ़े हैं, जबकि यूएस में 13% कम हुए हैं। इससे STEM यानी कि विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तरीय डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या घट सकती है। इसके अलावा घरेलू शिक्षा पर एक तरीके का दबाव है, यानी कि छात्र भारत में रहकर पढ़ाई करेंगे, जिससे IIT, NIT जैसे संस्थानों पर बोझ बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2024 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों जैसे ड्यूक, NYU के भारत में कैंपस खुलने, विश्वविद्यालयों जैसे ड्यूक खुलने की वजह से जो है फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अभी यह सीमित है। लंबे समय में अमेरिकन ड्रीम के फीके पड़ने से युवाओं की महत्वाकांक्षा प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था और रेमिटेंस पर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, तो ऋण और वित्तीय जो बोझ है वो एक तरीके से जो है वो बढ़ जाएगा। विदेशी पढ़ाई पर भारत में 1.2 मिलियन छात्र खर्च करते हैं, और 2023 में 10 से 12 बिलियन डॉलर इसमें खर्च किए हैं, लेकिन गिरावट से शिक्षा ऋण आवेदन 22% कम हुए हैं। छात्रों के परिवारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, खासकर मध्यम वर्ग परिवारों पर। रेमिटेंस में कमी आएगी। यूएस में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो OPT H-1B वीज़ा के द्वारा इसके बाद नौकरी पाकर रेमिटेंस भेजते हैं, उसमें जो कुल खर्च आता है वो कुल $100 बिलियन से भी ज़्यादा ज़्यादा, यानी कि उससे भी 10% ज़्यादा, 10 से 15% ज़्यादा का इसके अंतर्गत जो है वो खर्च आता है। और गिरावट में इसकी गिरावट से क्या होगा कि ये जो मतलब एक तरीके से इसकी जो गिरावट इससे घटेगी, लेकिन इससे पहले से अमेरिका में रहने वाले जो पहले से ही अमेरिका में रह रहे बच्चे हैं, वहाँ पर जो पढ़ रहे छात्र हैं, वो 3 लाख छात्र, उनमें से 2025 में की आय पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी, और जॉब अवसर जो है वो 50% कम हो जाएंगे, जिससे दाल रोटी की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा IT और स्टार्टअप सेक्टर की बात करें तो इस पर भारतीय छात्र US से लौट कर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में योगदान देते हैं। कमी से IT निर्यात $200 बिलियन से ज़्यादा जो है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि H-1B जो वीज़ा है उस पर निर्भरता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। सुरक्षा चिंताएं कम होंगी। अमेरिका में भारतीय छात्रों पर हमले, मौतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, और 2025 से 20 से भी ज़्यादा ऐसे मामले देखने को मिले हैं। इस वजह से जो गिरावट का एक कारण ये भी है कि क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमले हुए हैं, 20 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। इस वजह से एक तरीके से यहाँ पर ये इस 20 का कारण है इसकी गिरावट का, और इससे परिवार की जो चिंता है वो घट जाएगी। यानी कि जब वहाँ पर वीज़ा ही महंगा हो गया है, तो फिर जो परिवार की चिंता है, एक तरीके जो बोझ है वो भी घटता हुआ दिखाई देगा। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो वीज़ा अस्वीकृति 43% की दर से तनाव जो है वो बढ़ा है, लेकिन घरेलू विकल्प चुनने की से स्थिरता जो है वो मिलेगी। सकारात्मक प्रभाव और अवसर की बात करें तो वैश्विक विविधीकरण में छात्र कनाडा से 18% आवेदन कम लेकिन स्थिर हो जाएंगे। यानी कि जो छात्र हैं वो कनाडा में जो है वो जाएंगे, यूके में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ट्यूशन फ्री की ओर मुड़ रहे हैं, जो भारत की वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करेगा। घरेलू विकास की बात करें तो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रिसर्च फंडिंग बढ़ेगी और स्टार्टअप इंडिया को फ़ायदा होगा। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित कर सकता है। इसके अलावा नीतिगत प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत सरकार को वीज़ा वार्ता तेज़ करनी चाहिए, और शिक्षा मंत्रालय वैकल्पिक गंतव्यों के गाइडलाइंस जारी कर सकता है। इसके अलावा मतलब इस तरीके अब इससे रिलेटेड कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो संबंधित प्रश्न जो है वो उसकी बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश H-1B वीज़ा के सबसे बड़ा लाभार्थी है, इनके सबसे ज़्यादा जो लाभ उठाता है कौन सा देश है H-1B वीज़ा का, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा B, भारत। यानी कि भारत जो है वो H-1B वीज़ा अमेरिका वीज़ा नीतियों का हिस्सा है, और भारत इसका सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है अब तक, और लगभग 65 से 75% वीज़ा जो है वो भारतीयों ने ही लिए हैं।
अब इसमें मतलब किस तरीके से जो प्रश्न है संबंधित प्रश्न जो 2020 में पूछा गया था, इसकी बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के लिए रेटिमेंट का प्रमुख स्रोत है। इसका मतलब ऑप्शन है निर्यात व्यापार, बी है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, सी है प्रवासी भारतीयों की आय और डी है पर्यटन। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो प्रवासी भारतीयों की आय होगा, सी वाला। ठीक है, यानी कि ये जो प्रवासी भारतीयों की जो आय है वो एक कारक है भारत के लिए रेटिमेंट का। इसके अलावा अगर हम अगली खबर की बात करें तो नो ट्रेड ऑफ बिटवीन सुस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, इंडिया कैन ग्रो बाई 7.5 to 8% नई कोल सिस्टम, यानी कि अब जो भारत है वो 7.5 से लेकर के 8% तक की जो है वो ग्रो कर सकता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निकोल सिस्टर्न के अनुसार अपनी बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्वच्छ और कुशल बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश करके भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक बहुत ही अलग तरह के विकास का मार्ग तैयार कर सकता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो किस तरह से जो है वो जो एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट है ए लाइनर वरी के द्वारा हम इसको समझते हैं, यानी कि जो 2004 और 5 में थी वो यहाँ पर थी। और अगर हम अब देखें यानी कि इस तरह से जो है वो घट बढ़ रही है। तो अगर हम अब देखें तो 2024-25 में 29.9% है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन परसेंट की बात करें तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इन नॉमिनल टर्म में यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो हाउस होल्ड्स हैं उसमें 41.7% है, जो पीवीटी सेक्टर है उनमें 33.1% और गवर्नमेंट में 25.2% यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि निजी क्षेत्र में जो कम निवेश हुआ है भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। 2022 से 23 में निवेश दर में थोड़ी वृद्धि हुई थी, लेकिन FY 2024-25 में यह फिर से दशकीय न्यूनतम पर आ गया है। सूचीबद्ध कंपनियों के निवेश में कमी आई है, जबकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों में सिकुड़ गया है। कुल मिलाकर जो निजी कैपेक्स पूंजीगत व्यय है वो FY 2024 से 25 में रिकॉर्ड उच्च हुए हैं। इनके 6.5 लाख करोड़ तक इसका जो है वो रेट पहुंच गया है, लेकिन FY 2025-26 में यह 4.89 लाख करोड़ तक गिरने का अनुमान है। फिर भी FY 2021-22 से 23.9% अधिक हुआ है। इसके अलावा कुल निवेश में हिस्सेदारी की बात करें तो निजी क्षेत्र का योगदान घटकर 33% रह गया है, जबकि घरेलू क्षेत्र में 41% और सरकार 25% से अधिक ने अंतर की भरपाई जो है वो की है। इसके अलावा FY 2025 से 26 में निजी कॉरपोरेट निवेश 2.67 लाख करोड़ पार करने की उम्मीद है, लेकिन यह अपेक्षाकृत फिर भी कम है। मुख्य कारणों की बात करें तो घरेलू जो कमज़ोर घरेलू मांग है, यानी कि शहरी उपभोग कमज़ोर है, मजदूरी वृद्धि रुकी हुई है और ग्रामीण मांग प्रभावित हुई है। FY 2024 में निजी उपभोग वृद्धि 5.6% पर सिमट गई है। निर्यात मांग में कमी आई है। वैश्विक मंदी और सस्ते चीनी आयात से भारतीय कंपनियों की क्षमता विस्तार योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा उच्च अनिश्चितता की बात करें तो वैश्विक व्यापार तनाव जो है वो जैसे यूएस का जो टैरिफ है वो बना हुआ है, जो यूएस में टैरिफ को लेकर के जो तनाव है वो बना हुआ है, और नीतिगत अनिश्चितता और नौकरी सृजन में कमी आई है, और एनिमल स्पिरिट्स उद्यमिता उत्साह जो है वो कम हो गया है। कॉरपोरेट व्यवहार की बात करें तो कंपनियों का जो लाभ है वो 15 वर्षीय उच्च स्तर पर का उपयोग एक नए व्यवसाय बनने में के बजाय मौजूदा संपत्ति प्रबंधन में कर रही है। अगली पीढ़ी के व्यवसायी धन प्रबंधक बन रहे हैं। उच्च इनपुट लागत को ऋण की बात करें तो बैंकों का जो क्रेडिट वृद्धि निजी निवेश है उससे जुड़ा हुआ है ये, लेकिन उच्च लागत और वैश्विक अनिश्चितता एक तरीके से इसमें बाधा बनी हुई है। हालांकि जो सकारात्मक पक्ष की अगर हम देखें तो कंपनियों की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत हुई है, यानी कि जो ऋण है नेट वर्थ अनुपात 0.50 तक गिरा है, और बैंक GNPA 2.5% पर जो निवेश के लिए बेहतर स्थिति दर्शाता है। इसके अलावा चुनौतियों और प्रभाव की बात करें तो वृद्धि पर क्या असर होगा। निजी निवेश की कमी से भारत अपनी क्षमता से नीचे चल रहा है। सार्वजनिक निवेश ने वृद्धि बनाए रखी है, लेकिन ये बाजार जो है वो अनुशासन से रहित है और लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। रोजगार समावेशिता की बात करें तो कम निवेश से नौकरियां सृजन प्रभावित हो सकते हैं, जो कि मध्यम वर्ग की खपत को भी दबाएगा। वैश्विक संदर्भ में बात करें तो PE या फिर VC निवेश जो है वो 2024 में
$56 बिलियन रहा है, लेकिन 2025 में ब्याज दरों में कमी से सुधारों की उम्मीद है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट और ग्रीन एनर्जी में। इसके अलावा नीतिगत सुझाव और भविष्य की दिशा की बात करें तो ब्याज दर में कटौती हुई है। 100 आधार अंकों की कटौती से तरलता बढ़ी है और कर भी सुधार हुआ है। सरलीकरण और प्रोत्साहन बढ़ा है, विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार में। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो है वो PLI योजना, इसके अंतर्गत PLI योजना एसेट मॉडर्नाइजेशन प्लान 2025 से 30 के बीच और R&D में निजी निवेश जो है, इसके अंतर्गत ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हुआ है। राज्य इस तरह सुधार क्या है, इसमें स्थानीय कानूनों को सरल बनाना इसका एक मतलब ये सुधार हो सकता है। उम्मीद क्या लगाई जा रही है इससे, अफवाही 2025 से 26 में मांग जो है वो सुधर सकती है, यानी कि 7.6% उपभोग वृद्धि हो सकती है और वैश्विक अनिश्चितता कम होने से निजी निवेश जो है वो बढ़ सकता है। PE या फिर VC में सौदे मूल्य 70% बढ़े, खासकर रियल एस्टेट और ऑफ इंफ्रा में। अब किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM कुसुम स्कीम, यानी कि जो PM कुसुम स्कीम आई थी उसने प्रोवाइड एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी टू फॉर्म्स के बारे में थी, या फिर इंक्रीजेज द शेयर ऑफ द सोलर एनर्जी इन इंडियन एनर्जी मिक्स। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 1, 2 और 3, यानी कि जो तीनों ऑप्शन है इसके सही होंगे। तो ये रिड्यूस डीजल कंपोनेंट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज एनर्जी सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट अंडर द नेशनल सोलर मिशन, यानी कि जो सोलर मिशन है उसके अंतर्गत जो टारगेट किया गया है वो है 100 गीगाबाइट बाई 2022 का, ठीक है। एक्सप्लेन इंटरव्यू की बात करें तो अगली खबर है एक्सप्लेन इंटरव्यू, इंडियन मोस्ट आइडेंटिफाई इट्स मार्केट बी पैरागमाइटेड इन मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप्स। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिला है, भारत को सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट फैब स्थापित करने के लिए निवेश आकर्षित करना चाहिए। सरकार की सेमीकंडक्टर मिशन जैसे PLI योजना और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी से गति दे सकती है। टाटा और वेदांता जैसे समूह पहले से ही इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक साझेदार की बात करें तो तकनीकी विशेषज्ञता के लिए TSMC, ताइवान या इंटेल जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग करना महत्वपूर्ण है। भारत सस्ती जमीन, श्रम, सरकारी सब्सिडी जैसे लाभ प्रदान कर सकता है। कुशल कार्यबल की बात करें तो सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और IITs, NITs जैसे संस्थानों में पाठ्यक्रम विकसित करना जरूरी है। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला की बात करें तो कच्चे माल जैसे सिलिकॉन, रेयर अर्थ मेटल्स की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना होगा। इसके अलावा क्योंकि इससे क्या होगा कि भारत इनके लिए आयात पर निर्भर है। नीतिगत समर्थन की बात करें तो कर छूट, अनुसंधान के लिए फंडिंग और बौद्धिक संपदा संरक्षण जैसे कदम निवेशकों पर का जो भरोसा है वो इससे बढ़ जाएगा। विकास का रोड मैप की बात करें तो शुरुआत में कम जटिल चिप्स जैसे 28 nm नोड्स के निर्माण पर ध्यान देना और धीरे धीरे उन्नत तकनीक 7 nm या उससे नीचे की ओर बढ़ना व्यवहारिक होगा। इसके अलावा भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM का जो विस्तार है उसकी बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो तो एक तो है वैश्विक हब बनाना, दूसरा है आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करना और तीसरा रोजगार और इनोवेशन और रणनीतिक महत्व भी इसका एक उद्देश्य है। वैश्विक हब बनाने की बात करें तो सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में भारत को लीडर बनाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करना है, यानी कि कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक की पूरी वैल्यू चेन विकसित करना ताकि आयात पर जो निर्भरता है वो कम हो। रोजगार और इनोवेशन की बात करें तो कुशल रोजगार सृजन, स्टार्टअप्स को बढ़ावा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है। रणनीतिक महत्व की बात करें तो रक्षा, ऑटोमोटिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और AI जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी चिप्स उपलब्ध कराना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM का जो विस्तार है इसकी तो सेमीकंडक्टर फैब्स स्कीम, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स स्थापित करने के लिए 50% प्रोजेक्ट जो है वो कास्ट पर फिस्कल रिपोर्ट पेरी पालसू आधार पर है और डिस्प्ले फैब्स स्कीम जो है उसमें डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए समान यानी कि 50% सपोर्ट इसमें किया गया है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड ATM स्कीम की बात करें तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर
सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर्स MEMS सहित और आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT फैसिलिटीज़ के लिए 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सपोर्ट इस पर किया गया है। इसके अलावा डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI की जो स्कीम है इसमें ICS चिपसेट्स सॉक्स और IP कोर्स के डिज़ाइन के लिए वित्तीय इन्वेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है वो किया गया और यह 5 वर्षीय योजना है। यानी कि जो DLI स्कीम है ये 5 वर्षीय योजना है जो इनोवेशन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा फंडिंग और निवेश की बात करें तो इसमें जो कुल बजट आने वाला है वो 76,000 करोड़ PLI के तहत आएगा, जिसमें कि सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए भारी निवेश आकर्षित हो रहा है। हालिया अप्रूवल की बात करें तो गुजरात में टाटा ग्रुप ताइवान की पावर चिप के साथ $51 बिलियन चिप जो है वो फेब इसके अंदर प्लांट इसके अंदर बनाई गई है। ये इसका अप्रूवल किया गया है। वैश्विक निवेश की बात करें तो मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत, मलेशिया और सिंगापुर के 7 नए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से और निवेश की जो उम्मीद है। मंजूर प्रोडक्ट्स और प्रगति की बात करें तो गुजरात का जो सानंद है वहाँ पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का OSAT प्लांट भारत का पहला मेड इन इंडिया चिप पायलट लाइन अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुआ और 3 विश्व स्तरीय चिप फैक्ट्रियाँ स्थापित हो रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर प्लांट है, असम में ओसांड प्लांट है और उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में अगस्त 2025 में 4 नए प्रोडक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिसमें कि सिक सैम CDIL 3D ग्लास सॉल्यूशंस एक है। ASIP पैकेजिंग प्लांट की बात करें और इसके ASIM जो है इसमें पैकेजिंग प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मोहाली में एक्सपेंशन को जो है वो बढ़ावा मिला है। इसके अलावा अन्य जो है वो CG पावर के साथ OSAT यूनिट जनवरी 2025 में FSA साइन ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मंजूरी दी गई है। अब इसमें क्या क्या साझेदारियाँ की गई हैं तो जो घरेलू की बात करें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा सेमीकंडक्टर, CG पावर ये घरेलू जो मतलब एक तरीके की जो कंपनियां हैं इसमें साझेदारी इन्होंने की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान में जो पावर चिप PSMC है इसने की है। अमेरिका में IBM, पोर्ड्यूज यूनिवर्सिटी, LM रिसर्च के साथ MOU इन्होंने इसके अंदर साझेदारी की है। सिंगापुर, यूरोपीय संघ, जापान सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर MOU इन्होंने साझेदारी की है। इसके अलावा जो सेमी के साथ सेमीकॉन इंडिया इवेंट्स हैं इन सब ने जो है वो इसके अंतर्गत अपनी साझेदारियाँ की हैं। इसके अलावा जो सेमीकॉन इंडिया 2025 है यानी कि 2 से 4 सितंबर के 2025 को नई दिल्ली के यश भूमि में आयोजित किया गया था। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसमें 300 से भी ज़्यादा जो प्रदर्शक थे और 18 देशों के पवेलियन और ग्लोबल एग्जीक्यूटिव्स की राउंड टेबल शामिल इसके अंतर्गत की गई थी। ये भी इसके अंतर्गत इसने भी साझेदारी की है। इसके अलावा थीम जो रहने वाली है वो बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस है और 4 सितंबर को सफल समापन जहां भारत की बढ़ती भूमिका हाईलाइट होगी। यानी कि इसकी जो थीम रहने वाली है वो होगी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। ओके, मेक इन इंडिया चिप की बात करें तो 3 अक्टूबर 2025 को PM मोदी को पहला सेट सौंपा गया था और एक गौरवपूर्ण ये क्षण था। DLI की स्कीम जो है वो पुश हुई है, इनकी डिज़ाइन इनोवेशन को बढ़ावा मिला और स्टार्टअप को भी सपोर्ट से मिला है। इसके अलावा ISM 2.0 की बात करें तो अक्टूबर के अंत तक कैबिनेट नोट जिसमें $20 बिलियन आउटले के साथ कंपाउंड फैब्स एडवांस्ड पैकेजिंग डिस्प्ले फैब्स MES और सप्लाई चेन को कवर किया जाएगा। सेमीकॉन 2025 में इंडस्ट्री फीडबैक लिया गया। गाइडलाइंस संशोधन भी इसमें किया गया। 9 सितंबर 2025 को मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में बदलाव अधिसूचित है। निवेश आकर्षण की बात करें तो जुलाई 2025 में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप में रिकॉर्ड का निवेश किया गया था। अब इसमें भविष्य की क्या योजनाएं होने वाली हैं तो जो ISM 2.0 है इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो पूरी वैल्यू चेन को कवर इसमें किया गया है, जिसमें कि फैबलेस डिज़ाइन और स्पेशलाइज केमिकल से शामिल है। दिसंबर 2025 तक एप्लीकेशंस शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा कुशल कार्यबल की बात करें तो IIT और NITs के साथ ट्रैकिंग, पोर्ड्यूज यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से पार्टनरशिप इसमें होगी।
टाइमलाइन की बात करें तो 2026 तक प्रमुख फैब्स ऑपरेशन, 2030 तक डिज़ाइन लीडरशिप और सेमिकॉन इंडिया को वार्षिक इवेंट इसका मकसद है बनाना। चुनौती और समाधान क्या होने वाले हैं, तो कुशल श्रमिकों की कमी से को ट्रेनिंग से यानी कि जो कुशल श्रमिक होते हैं उनकी कमी की वजह से जो ट्रेनिंग है उससे आयात और निर्भरता को स्वदेशी उत्पादन से दूर करना, नीतिगत सपोर्ट, कर में छूट देना, आईपी संरक्षण, ये सब इसके अंतर्गत जारी रहेंगे। अब हम बात करते हैं इससे क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बन सकता है। तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि MITYI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसका जवाब होगा। इसके अलावा तो ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।